हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्नोट साइकिल की थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन की बात कर ली है। और फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस अगर आपको आते हैं और फर्स्ट लॉ आता है तभी आपको कार्नोट साइकिल समझ में आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन में मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है इन सभी चीज़ों की बात की है। अगर वो आपको आता है तभी आपको ये साइकिल कार्नोट साइकिल समझ में आने वाली है। कार्नोट साइकिल क्या है, किसी भी हीट इंजन या कार्नोट हीट इंजन की जो वर्किंग है उसको क्या करती है, उसी डिनोट करती है कार्नोट साइकिल। इसके थ्रू हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और कोई भी हीट इंजन जो होता है वो कितने पार्ट में वर्क करता है ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्नोट साइकिल ये बताती है। जैसे एडियाबैटिक कंप्रेशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं या 4 प्रोसेस होते हैं जिसमें ये वर्क करती है। देखो एडियाबैटिक, एक बार इसकी बात कर लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। आपको अगर डिटेल में जानना है तो फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन में जाकर ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक की बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि डेल्टा क्यू जीरो होता है। देखो क्यू को हम, हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और चेंज इन हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का चेंज नहीं होता है, मतलब चेंज इन हीट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फिर आइसोथर्मल में बात करें तो थर्मल में क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होगा, वो यहाँ पर जीरो होने वाला है, या चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। बिकॉज टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो प्रोसेस हैं इनमें क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है एडियाबैटिक में तो जीरो हो रहा है, और दूसरे में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो वो जीरो हो रहा है। और सबसे पहले क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, सॉरी एडिया आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ हीट सोर्स एंड सिंक। हीट इंजन क्या कंसिस्ट करता है, हीट इंजन के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। कंसिस्ट क्या करता है, हीट इंजन एक सिंक और सोर्स कंसिस्ट करता है। सोर्स से क्या होता है, वो एनर्जी लेता है और कुछ वर्क करता है, बची हुई एनर्जी को क्या करता है, सिंक में ट्रांसफ़र कर देता है या सिंक को दे देता है, ठीक है। और जिसका टेम्परेचर क्या है, T1 और T2। अब T1 ग्रेटर देन T2 का मतलब क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है हम जिस सोर्स से हीट ले रहे हैं, मान लो हमारे पास हमें हीट देने वाला सोर्स सन है। अब सन से हम हीट लेंगे, कुछ काम करेंगे, बची हुई हीट जो है वापस जाएगी, वो क्या होगी, या सिंक को जाएगी या किसी भी अलग उसको हटाएंगे तो वो क्या होगी, वो हमेशा जो है छोटी होगी, किससे, सोर्स के टेम्परेचर या सन के टेम्परेचर से छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा सोर्स का टेम्परेचर बड़ा होगा, ठीक है, और सिंक का टेम्परेचर कम होगा। बोथ हैव इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, दोनों के पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब ये कितनी हीट होल्ड कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को ये होल्ड कर सकते हैं, इतनी इनकी हीट कैपेसिटी होती है। और जो हीट इंजन होता है या जो हीट सोर्स होता है वो क्या करता है, वो जो है हीट सोर्स जो होता है वो वर्किंग सब्सटेंस से जो है हीट सिंक तक एनर्जी बिना टेम्परेचर के लॉस किए बिना जो है वो क्या करता है, पहुंचा देता है, ठीक है। जो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है हीट सोर्स के पास, वो हीट क्या करता है, बिना टेम्परेचर के लॉस किए बिना हीट सिंक तक क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। यहाँ इस प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, जीरो नहीं होता है। अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे, या टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है। इसके 4 पार्ट हैं, ठीक है। पहले पार्ट में एडियाबैटिक कंप्रेशन पढ़ने वाले हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं, और आइसोथर्मल कंप्रेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी इसकी किसी भी हीट इंजन की इफ़िशियंसी की बात करेंगे कि इफ़िशियंसी क्या होती है। अगर हम बात करें इफ़िशियंसी क्या होती है, इफ़िशियंसी जो हमारा वर्क डन मिल रहा है, ठीक है, इफ़िशियंसी इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो वर्क डन मिल रहा है वो हो जाएगा, और जो हमने जितने अमाउंट में हीट दी है वो हो जाएगा। इसकी इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है, अभी इसको भी ड्राइव करेंगे। किसी भी कार्नोट इंजन की जो इफ़िशियंसी होती है
वो 100% नहीं होती है, ठीक है। 100% नहीं होती। 100% का मतलब हमने ये चीज़ पढ़ी है फर्स्ट लॉ से कि किसी को भी हम जितनी हीट देंगे, क्या किसी भी जो है किसी भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम को हम जितनी हीट देंगे, क्या वो पूरी हीट को जो है वर्क डन में कन्वर्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में करता है और कुछ हीट से हमें वर्क डन मिलता है। अगर पूरी हीट से हमें वर्क डन मिल जाए तब वो 100% इफ़िशियंट हो जाएगा, बट ऐसा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को जो हीट दे रहे हैं वो 100% हमारे वर्क डन में यूज हो जाए, यानी कि उसकी इफ़िशियंसी जो हो वो 100% हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। इन सारे प्रोसेस की बात करते हैं। अभी अगर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर प्रेशर है P1 और V1 वॉल्यूम है, ठीक है। और ये एक साइकिल जो है बनाई गई है जो कि आपको डिनोट कर रही है कि हीट इंजन की वर्किंग को डिनोट कर रही है। और बी पे जो है ए से जब बी तक हम आएंगे, ए से जब चलना शुरू करेंगे और यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, बी पे आएंगे तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर P2 V2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। अभी इस प्रोसेस में क्या होगा? टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आ जाएंगे। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा? हीट का चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन में भी टेम्परेचर का क्या होगा? चेंज नहीं होगा। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? P3 V3 हो जाएगा, ठीक है। और P4 B4 हो जाएगा। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये इसके जो है वॉल्यूम को डिनोट कर रहे हैं V1 V2 और V3 V4, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन डायग्राम में जो है आपने देखा होगा कि ए से लेके बी तक का जो एक्सपेंशन हो रहा था वो क्या हो रहा था, या जो प्रोसेस थी वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की थी। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पिस्टन होता है वो स्लोली मूव करता है। देखो हम यहाँ पर हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो उसका जो पिस्टन होगा स्लोली मूव करेगा और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। आइसोथर्मल पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है और पिस्टन क्या करेगा? यहाँ पर स्लोली मूव करेगा। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक है। इन दिस प्रोसेस थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज फास्टली केप्ट ऑफ हीट सोर्स एंड पिस्टन इज मूव्ड स्लोली सो दैट टेम्परेचर of thermodynamic system remains constant, therefore such type of process is known as isothermal process, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन डायग्राम में कहाँ से कहाँ तक हो रहा था? तो बी से लेके सी तक की जो साइकिल थी या जो प्रोसेस थी उसमें क्या हो रहा था? एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा था। यहाँ पर क्या होता है? हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। हीट का एक्सचेंज नहीं होता मतलब जो यहाँ पर वेसल्स यूज किया जाता है, ठीक है। जो वेसल्स होता है वो किसका होता है? वो इंसुलेटिंग होता है, ठीक है। वेसल्स क्या होता है? इंसुलेटिंग होता है। इंसुलेटिंग मतलब इन्वायरमेंट से क्या होता है या फिर हमारे सराउंडिंग से वो इंसुलेट होता है, वो अलग होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सराउंडिंग में हीट क्या होगी? ट्रांसफ़र नहीं होगी उस सिस्टम से, या फिर सराउंडिंग की हीट उस सिस्टम के अंदर नहीं आएगी। तो इस प्रोसेस में पिस्टन क्या होता है? सडनली मूव करता है, ठीक है। और आउटवर्ड डायरेक्शन में सडनली मूव करता है। और टेम्परेचर क्या होता है? यहाँ पर डिक्रीज होता है T1 से T2। अभी T1 से T2 डिक्रीज होता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? अभी इस पूरे प्रोसेस का जो टोटल निकल के आएगा, ठीक है, वो फार्मूला हम देखेंगे। इसका जो इस प्रोसेस में होता है Q1 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू NRT1 log E वेस पर V2 अपॉन V1। अभी यहाँ पर क्या है कि N क्या है? वो मोल है। और R क्या है? वो गैस कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर है। और V1 एंड V2 क्या है? वॉल्यूम है। किसके? गैस के। और इसमें क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू NR, वही सेम, ठीक है। 1 माइनस गामा T1 T2 टू T1, ठीक है। अभी इसके आगे बात करते हैं हम कि आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होता है और एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है।
अब बात करते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात कर ली है। आइसोथर्मल कंप्रेशन जो डायग्राम में हो रहा था वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, तो सी से लेकर डी तक का जो कंप्रेशन था हमारा वो आइसोथर्मल कंप्रेशन था। अभी यहाँ पर क्या है, इस प्रोसेस में क्या होगा, जो पिस्टन होगा वो स्लोली मूव करेगा और टेम्परेचर इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वर्किंग सबस्टेंस इज kept on sink and piston is moved slowly so the temperature of the substance remains constant. Such type of process is known as isothermal process. ओके, अभी यहाँ पर क्या है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो Q2 इज इक्वल टू W3, ठीक है। यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू माइनस NRT2, वहाँ पर T1 था और यहाँ पर क्या है T2 है, और log E बेस पर क्या है V4 अपॉन में V3, और यहाँ पर N क्या है, मोल, R क्या है, गैस कॉन्सेंट्रेशन, T टेम्परेचर, V क्या है, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या होगा, अगर N को हम अंदर भेजते हैं, लॉग के अंदर भेजते हैं, तो क्या होगा, V3 अपॉन V4 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आए ना कि इसको जब अंदर भेजेंगे तो कैसे ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉग M माइनस लॉग N बराबर क्या होता है, लॉग M अपॉन N होता है। अगर यहाँ पर माइनस लगा दिया जाए, एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर N की जगह M की जगह N आ जाएगा और यहाँ पर N की जगह M आ जाएगा। तो ये प्रोसेस, मतलब ये जो प्रोसेस है वो ऐसे यहाँ पर हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन के ऊपर। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो पिस्टन होता है वो सडनली मूव करता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वो डिक्रीज होता है V4 से लेकर V2 तक। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वर्किंग सबस्टेंस केप्ट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग क्या होता है, अभी बात कर चुके हैं। इंसुलेटिंग में क्या होता है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। हीट का एक्सचेंज, हमारे सराउंडिंग से हीट ना अंदर आती है ना कि अंदर की हीट जो है सराउंडिंग में जाती है, तो हीट का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। insulating stand and piston is moved suddenly. In this process volume of working substance decrease V4 to V1. Thus such type of process लिख सकते हैं, या thus such process is known as adiabatic compression. Adiabatic compression में अगर बात करें तो W4 इज इक्वल टू माइनस NR 1 अपॉन गामा T1 टू T2। अभी यहाँ पर भी क्या किया जाएगा कि इस माइनस को अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस माइनस को अगर अंदर भेजेंगे तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो T1 माइनस का हो जाएगा, T2 प्लस का हो जाएगा, तो ऐसे लिख लिया गया। अभी हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। ये जो हमारे पास सिस्टम था, सिस्टम क्या होगा, जो है वो कोई गैस ही होगा, ठीक है। अब ये जो सिस्टम था इसका हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, क्या आएगा, ठीक है। अब आगे वर्क डन की बात करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी इफ़िशियंसी क्या होती है, किसी भी हीट इंजन की इफ़िशियंसी को कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं टोटल वर्क डन बाय द गैस। अभी ये जो हमारी प्रोसेस थी इसके अंदर वर्क डन कितना हुआ, तो W बराबर क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, सम करेंगे, तभी तो टोटल वर्क डन निकलेगा। मतलब पहली प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ था और दूसरी प्रोसेस में, तीसरी प्रोसेस में और चौथी प्रोसेस में, टोटल 4 प्रोसेस थी, चारों में वर्क डन कितना हुआ था, इनका सम कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। यहाँ पर W टोटल लिख सकते हो, ठीक है, WT लिख सकते हो या W टोटल लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, W3 और W4 क्या था, माइनस का था। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये W कॉमन आ जाए, माइनस कॉमन आ जाएगा, और फिर यहाँ पर देखो W4 और W2 बराबर था। हमारे पास जो पहली समीकरण थी ये थी और दूसरी ये थी, तीसरी ये, चौथी ये। तो यहाँ पर जो W2 है वो W4 के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों समीकरण सेम ही है ना, दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। W4 की जगह W2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने W4 की जगह W2 लिखा हुआ है और फिर ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू W1 माइनस W3 हो जाएगा। इसको Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक वर्किंग सबस्टेंस में जो वर्क डन होता है वो या फिर जो एक जो है, जो सोर्स से सिंक को हीट ट्रांसफ़र की जाती है और वर्क डन निकाला जाता है, ऐसे ही निकालते हैं ना, Q1
और माइनस Q2 करके। तो यहाँ पर W और फिर यहाँ पर W1 की जगह W1 की वैल्यू रख देंगे और W2 की जगह W2 की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास ये जो आ जाएगा W टोटल, यहाँ पर टोटल वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, nRT1 लॉग ई बेस पर V2 V1 और माइनस nRT2 लॉग ई बेस पर V3 अपॉन में V4, ये हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि हीट इंजन की इफ़िशियंसी क्या होती है, ठीक है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।